हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल ये जीवन है। और आज एक नई और कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ। तो जल्दी से जो लोग पहली बार चैनल पर आएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे, कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करके जाना। तो चलिए फिर कहानी को शुरू कर लेते हैं। मेरा नाम सलोनी है। आज मैं अपनी गुजरी ज़िंदगी को देखती हूँ तो बहुत पछताती हूँ। मैंने बिना जाने ना जाने कितनी औरतों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। वह सब कुछ मेरी ही गलती की वजह से हुआ था और मैं उस दिन के लिए अपने आप को कभी भी माफ़ नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी वजह से उन बेचारी औरतों के पास खाने तक को कुछ नहीं बचा था। उनका पूरा घर बर्बाद हो गया था और उनकी हर चीज़ लुट गई थी। न जाने कितनी औरतों की बददुआ मुझे लगी और आज तक भी शायद वह मुझे बददुआएं दे रही हों, क्योंकि मैंने ही उनको वह गलत रास्ता दिखाया था जिसके बारे में मुझे खुद भी कुछ नहीं पता था। अगर मुझे थोड़ा सा भी आभास होता कि जो रास्ता मैं उन्हें दिखा रही हूँ उन्हें बर्बादी की तरफ ले जाएगा, तो मैं कभी भी उन्हें वह रास्ता नहीं दिखाती। मैं खुद ही एक गलतफहमी की शिकार हो गई थी। जब से मेरी पढ़ाई पूरी हुई थी तो मेरे घर वालों को मेरी शादी करवाने की बहुत जल्दी थी, मगर मैं घर वालों को हमेशा ही मना कर दिया करती थी कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं विशाल को पसंद करती थी। पर अपने घर वालों से नहीं कह पा रही थी, क्योंकि मेरे पापा और भाई बहुत ही ज़्यादा सख्त मिजाज किए थे। मैं जानती थी कि वह लोग इस चीज़ के लिए कभी भी नहीं मानेंगे कि मैं अपनी पसंद के लड़के से शादी करूं। वह बहुत ही ज़्यादा गुस्से हो जाएंगे, मुझ पर बहुत ज़्यादा रोक टोक लगाएंगे और मेरा घर से निकलना बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। विशाल से मेरी पहली मुलाकात मेरी फ्रेंड के घर पर हुई थी, क्योंकि वह मेरी दोस्त का ही भाई था। मेरी सहेली का नाम अन्नू था। हम दोनों एक साथ ही पढ़ते थे। हमारी बहुत अच्छी दोस्ती थी। अन्नू मेरी दोस्त कम बहन ज़्यादा थी। वह मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। उसकी कोई भी बहन नहीं थी। वह हमेशा यही कहती थी कि सलोनी, जब से तुम मुझे मिली हो तब से बहन की कमी बिल्कुल भी महसूस नहीं होती। इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती कि अन्नू को कभी भी बहन की कमी महसूस ना हो, और मैं उसको अपनी सगी बहन के जैसा ही समझती थी। हमारी पढ़ाई जब से शुरू हुई थी तो कभी अन्नू मेरे घर आ जाया करती थी मुझसे मिलने के लिए, और कभी मैं उसके घर चली जाती थी उससे मिलने के लिए। जब अन्नू मेरे घर आती थी तब विशाल उसे लेने के लिए मेरे घर आ जाया करता था, और इस तरह से हमने एक दूसरे को देखा था। हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था। काफ़ी समय तक तो हमने एक दूसरे से बस फ़ोन पर ही बात की थी। फिर जब मेरी शादी की बात हुई तो विशाल ने मुझे साफ कह दिया कि मैं कभी भी तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारे लिए अपना रिश्ता भिजवाना चाहता हूँ। लेकिन मैं विशाल को यही समझाती रहती कि जब तक तुम्हें कोई नौकरी ना मिल जाए तब तक तुम रिश्ता मत भेजना, क्योंकि मेरे पापा और भाई मेरी शादी कभी भी किसी बेरोजगार लड़के के साथ नहीं करवाएंगे और इस रिश्ते को भी कभी मना कर देंगे। तुम पहले कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढ लो, फिर यहाँ पर आओ, क्योंकि मेरे पापा बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। अगर उनको थोड़ा सा भी शक हो गया तो वो मुझे मार डालेंगे। एक दिन मैं अन्नू के घर गई तो मुझे वहाँ पर 4-5 औरतें आई हुई नज़र आई। जब मैंने अनु से पूछा कि वो औरतें कौन हैं और यहाँ पर क्यों आई हैं, तब उसने मुझे बताया कि मेरा एक भाई और है जो विशाल से बड़े बड़े हैं। वह हकीम हैं और लोगों का इलाज करते हैं। अनु ने मुझे बताया कि मेरे भाई को मरीजों से जो थोड़े बहुत पैसे मिल जाते हैं उन्हीं से हमारा घर चलता है और उसी से हमारा गुजारा होता है। उसने मुझे बताया कि मेरे भाई खासकर औरतों का इलाज करते हैं जिनकी कोई औलाद नहीं होती। उसकी यह बात सुनने के बाद मुझे ध्यान आया कि हमारे मोहल्ले में भी कुछ ऐसी औरतें हैं जिनकी संतान नहीं है। वह काफ़ी इलाज करवा चुकी हैं। क्यों ना मैं उन औरतों को अन्नू के भाई के बारे में बताऊं। हो सकता है कि उनको यहाँ से थोड़ा बहुत फ़ायदा मिल जाए और उनकी संतान हो जाए। इस तरह से उन औरतों का भी फ़ायदा हो जाएगा और फिर थोड़ा फ़ायदा अन्नू के भाई का भी हो जाएगा। मैं अपने घर चली गई और जाकर मम्मी को यह बात बताई। मम्मी हमारे मोहल्ले में कभी कभी औरतों के घर जाया करती थी और काफ़ी औरतें भी हमारे घर आती जाती रहती थी, क्योंकि मेरी मम्मी कपड़ों की सिलाई का काम किया करती थी और काफ़ी औरतें मेरी मम्मी से कपड़ों की सिलाई भी करवाती थी। जब मम्मी उनके कपड़े तैयार कर देती थी तो कभी कभी उनके घर देने के लिए भी चली जाती थी। इसी वजह से मम्मी का काफ़ी औरतों से मिलना जुलना लगा रहता था। मम्मी ने काफ़ी औरतों को अन्नू के भाई के बारे में बताया था कि वहाँ जाकर तुम लोग इलाज करवाओ, उनके पास बहुत सारी औरतें आती हैं इलाज करवाने के लिए। मम्मी की तो बस कहने की ही देर थी, और वैसे भी औरतें बहुत जल्दी हकीमों की बात पर विश्वास कर लेती हैं, जितना वह डॉक्टर के ऊपर नहीं करती। मम्मी ने उन सभी औरतों को
मेरी दोस्त के घर का पता बता दिया। कुछ दिनों के बाद हमें उस मोहल्ले से जाना पड़ा, क्योंकि भाई जहाँ काम किया करते थे उन्होंने वहीं पर घर ले लिया था और यह वाला घर उनकी दुकान से बहुत दूर था, तो आने जाने में उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। हमारे हालात ज़्यादा ठीक नहीं थे। यह घर भी भाई ने लोन पर लिया था। हमें नए घर में आए हुए 4 महीने गुजर गए और अनु से मैं उन 4 महीनों में एक बार भी नहीं मिल पाई थी, क्योंकि पापा के घर से निकलने की परमिशन बहुत कम दिया करते थे। विशाल से फ़ोन पर ही मेरी बात अक्सर हो जाया करती थी। अब उसकी नौकरी लग चुकी थी, वह हमारे घर रिश्ता लेकर आया। उस दिन मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि मुझे अपना प्यार मिलने जा रहा था, जिसके मैं हमेशा सपने देखा करती थी। पापा ने विशाल को 4 महीने के अंदर अंदर शादी करने के लिए बोला था, क्योंकि मेरे पापा हम सबकी जिम्मेदारी से जल्दी ही फ्री होना चाहते थे। इसलिए दोनों घरों में जल्दी जल्दी शादी की तैयारियां हुई और फिर बहुत ही अच्छे तरीके से मेरी शादी हो गई। मेरी शादी की सबसे ज़्यादा खुशी मेरी सहेली अन्नू को हुई थी, क्योंकि अब मैं उसकी भाभी बनने जा रही थी। मेरी शादी के बाद अन्नू और मैं हर समय साथ रहते थे, क्योंकि विशाल सुबह ऑफिस चले जाते थे और शाम को 9 बजे ही घर वापस आते थे। मैं सारा दिन विशाल के बिना गुजारती थी, लेकिन अन्नू के होते हुए मैं बिल्कुल भी बोर नहीं होती थी। हम दोनों घर का सारा काम एक साथ कर लिया करते थे। सभी लोग हमें नंद और भाभी नहीं समझते थे, बल्कि बहनें समझते थे। मेरी सास को तो इस बात पर बहुत ज़्यादा खुशी होती थी कि मुझे इतनी अच्छी बहू मिली है। वह मुझे और अन्नू को हमेशा यही कहती थी कि हमेशा ऐसे ही रहना। तुम दोनों का साथ इस तरह से हंसता हुआ और खुश देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है। मेरी सास मुझसे कहती थी कि सलोनी, तुम बहू कम बेटी ज़्यादा लगती हो। मेरी सास भी खुद एक अच्छी सीधी सादी औरत थी। वह मेरे साथ बहुत अच्छे से तरीके से व्यवहार करती थी, इसलिए हमारे घर का माहौल बहुत ही अच्छा रहता था। मेरी सास ने एक दिन मुझसे कहा कि बहू, अब मैं दादी बनना चाहती हूँ। अब तुम्हें मुझे एक पोता या पोती दे देनी चाहिए। मेरा भी बच्चा पैदा करने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि हम जिस घर में रहते थे वह किराए का था। इसलिए मेरे पति ने मुझसे कहा था कि जब तक हम अपना घर नहीं खरीद लेंगे तब तक हमें बच्चा पैदा नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चों के आने के बाद जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं और फिर इंसान अपने बच्चों के लिए कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन जब सास ने यह बात कही कि वह दादी बनना चाहती है, तो मैंने फिर से विशाल से ये बात की। लेकिन तभी विशाल ने मुझसे कहा कि जिस जगह वह काम करते हैं उन लोगों ने उसे नौकरी से निकाल दिया है, इसलिए फ़िलहाल बच्चे पैदा करने के बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे। नौकरी चले जाने पर तो हम दोनों पति पत्नी बहुत ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि विशाल की सैलरी से और मेरे जेठ की कमाई से ही घर चलता था और अब हमारी जिम्मेदारी भी हमारे जेठ पर आ गई थी। मेरी जेठानी की शादी के 6 महीने बाद ही एक कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। तब से मेरे जेठ ने दूसरी शादी नहीं की थी। मेरे जेठ काफ़ी अच्छे खासे पैसे कमा लेते थे, इसलिए उन्होंने कभी भी हमें खुद पर बोझ नहीं समझा। मेरे जेठ पहले तो एक छोटी सी दुकान थी, लेकिन अब उन्होंने घर में ही एक छोटा सा अस्पताल बना लिया था, जहाँ पर वह औरतों का इलाज किया करते थे। काफ़ी औरतें उनके पास इलाज करवाने के लिए आती थी और मेरे जेठ दिन ब दिन अमीर होते जा रहे थे। मेरे जेठ की कमाई के पैसों से हमने एक घर खरीद लिया था और मेरी सास ने अनु की शादी के लिए भी काफ़ी सारे जेवर भी बनवा लिए थे। मेरी सास ने जब एक बार फिर से मुझसे कहा कि तुम्हें अब एक बच्चा पैदा कर लेना चाहिए, तो मैंने अपनी सास को विशाल की कही हुई बात बता दी कि वह चाहते हैं जब तक मुझे नौकरी नहीं मिल जाती और मैं अपना खुद का घर नहीं ले लेता, तब तक हम बच्चा पैदा नहीं करेंगे। तो मेरी सास मुझसे कहने लगी कि यह घर भी तो आप लोगों का ही है, तुम लोग ऐसा क्यों सोचते हो कि यह घर तुम्हारा नहीं है। इसलिए अपने दिमाग से यह बात निकाल दो और एक बच्चा पैदा कर ही लो। लेकिन अब मेरी लाख कोशिशों के बाद भी मैं गर्भवती नहीं हो पा रही थी, तो मैंने भी अपनी सास से कह दिया कि जेठ जी तो काफ़ी सारी औरतों का इलाज करते हैं, आप उनसे कहकर ही मुझसे कोई दवा दिलवा दो जिससे मैं गर्भवती हो जाऊं। लेकिन जब मेरी सास ने मेरे जेठ से बात की तो उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया। मुझे अपने जेठ की बात बहुत बुरी लगी। मुझे लगा शायद उनके मन में यह ख्याल है कि हम उनके घर में रह रहे हैं और अभी बच्चा ना पैदा करें। मेरी सास ने कई बार मेरे जेठ से बात की, लेकिन मेरे पास जेठ ने हर बार मना कर दिया। उनकी इस बात पर मुझे कुछ कुछ शक हुआ और अब मैंने जानने की कोशिश शुरू कर दी कि जो औरतें हमारे घर इलाज कराने के लिए आती हैं उनका इलाज वह कैसे करते हैं। हमारे घर में एक इलाज के लिए छोटा सा कमरा बना हुआ था, जहाँ मेरे जेठ उन औरतों का इलाज किया करते थे।
उस कमरे में जाने की किसी को भी इजाज़त नहीं थी। मैं जब भी किसी औरत से पूछती कि तुम्हें यहाँ आने से, इलाज करने से कुछ फ़ायदा हुआ है, तो वह यही कहती कि पता नहीं, मैं तो पहली बार यहाँ पर आई हूँ। हमने बहुत सुना है तुम्हारे जेठ के बारे में, इसलिए हम यहाँ पर अपनी औलाद के लिए आ जाते हैं। भगवान मेरी झोली भी जल्दी से भर दे। लेकिन जो भी औरत उस कमरे में जाया करती थी, वह जल्दी बाहर नहीं आती थी। मैंने इन बातों पर पहले कभी ध्यान नहीं दिया था। अब मैंने नोट करना शुरू किया कि कोई भी औरत अगर इलाज कराने कमरे में जाती तो वापस लौटकर ही नहीं आती, और ना ही मेरे जेठ कमरे से बाहर निकल कर आते। मैं हैरान थी, ऐसा कौन सा इलाज करते हैं जिससे औरतें कमरे से बाहर वापस ही नहीं आती। मैंने अपनी सास से इस बारे में बात की तो उन्होंने मुझे कोई सही सा जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि काफ़ी औरतें आती हैं, भीड़ काफ़ी हो जाती है। मेरे बेटे को इतनी औरतों का इलाज करने में टाइम तो लगेगा ही ना। उस बेचारे को तो खाने पीने तक की परवाह नहीं रहती। यह सुनकर मैंने अपनी सास से ज़्यादा जिद नहीं की, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि उनको पता चले कि मुझे उनके बेटे पर थोड़ा शक हो गया है, और यह बात अपनी सास से मैं कह भी नहीं सकती थी। इसलिए मैंने खुद ही सारा सच जानने की ठान ली। एक दिन जब मेरे जेठ औरतों को कमरे में इलाज के लिए ले जाने वाले थे, मैं उससे पहले ही जाकर कमरे में छुप कर बैठ गई। 4-5 औरतें तो तभी आई जब मैं वहाँ पर बैठी थी और मेरे जेठ से दवाई ले रही थी। मेरे जेठ उनसे इसके बदले बहुत सारे पैसे भी ले रहे थे, और जब कुछ औरतें उनसे यह कह रही थी कि हम पैसे थोड़े थोड़े करके दे देंगे, जब वह हम गर्भवती हो जाएंगे तो आपके पूरे पैसे दे देंगे। लेकिन मेरे जेठ मान नहीं रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर तुम पैसे नहीं दोगी तो मैं तुम्हारा इलाज नहीं करूँगा, मुझे मेरी मुँह मांगी रकम चाहिए। मेरे जेठ की यह बात सुनकर मुझे बड़ी हैरानी हो रही थी, और मुझे बिल्कुल भी ये बात अच्छी नहीं लग रही थी। अब मैं समझ गई थी कि मेरे जेठ इतनी जल्दी कैसे अमीर बन गए हैं। उन्होंने इतना बड़ा घर और गाड़ी सब कुछ कैसे ले लिया था। मैं सोचने लगी कि शायद मेरे जेठ के इलाज में इतना असर है कि औरतें इतने पैसे देने से भी नहीं कतराती और उन्हें मुंह मांगी रकम देकर जाती हैं। तभी अचानक मैंने जेठ के कमरे में एक और दरवाज़ा देखा। वह औरतें जहाँ से इलाज कराने के लिए आई थी, मेरे जेठ उस दरवाजे से उन्हें वापस नहीं भेजते थे, बल्कि वह उन्हें उस अंदर वाले दरवाजे से बाहर जाने को कहते थे। मुझे ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। मेरा शक गहरा जा रहा था। मुझे लग रहा था कि कुछ तो अजीब होता है। मुझे दाल में काला लग रहा था। अब मुझे कमरे से बाहर निकलना था, लेकिन मैं बाहर जाने के लिए परेशान हो रही थी। मेरे जेठ कमरे में ही बैठे थे, और उनके सामने मैं कैसे बाहर उठकर आ सकती थी, क्योंकि मैं उनके कमरे में छिप कर बैठी थी, और जब तक मेरे जेठ कमरे से चले नहीं जाते तब तक मैं बाहर नहीं आ सकती थी। जब मैं उस कमरे में थी, इस दौरान एक औरत अपना इलाज कराने मेरे जेठ के पास आई हुई थी, और वह मेरे जेठ से झगड़ा भी कर रही थी। मुझे वह औरत कुछ जानी पहचानी लग रही थी। जब मैंने उसकी तरफ ध्यान से देखा तो मुझे याद आया, यह वही औरत थी जिसे शादी से पहले मैंने अपने जेठ के इलाज के बारे में बताया था। वह वहाँ रहा करती थी जहाँ हम पहले वाला घर था। वह औरत मेरे जेठ से झगड़ा कर रही थी कि तुमने जितने पैसे मांगे मैंने तुम्हें उतने पैसे दिए, लेकिन मुझे तुम्हारे इलाज से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तुम्हारे इलाज के लिए मैंने अपने घर तक को बेच दिया, अपने जेवर तक बेच दिए, लेकिन मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब तो मुझे यह बताओ कि मुझे औलाद कब तक होगी। मेरे जेठ तो उसकी बात सुन ही नहीं रहे थे और उसे कमरे से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। वह औरत मेरे जेठ को धमकियां दे रही थी। वह कह रही थी कि मैं सारी सच्चाई बाहर बता दूंगी और तुम्हें बदनाम कर दूंगी। मेरे पति को इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है। मैंने उनसे कहा था कि मुझे इस समय तक संतान हो जाएगी, लेकिन मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इस वजह से वह मुझे घर से निकाल रहे हैं। वह औरत रोते रोते ये सब कह रही थी, और यह भी कह रही थी कि मुझे पूनम की बात माननी ही नहीं चाहिए थी। यह सुनकर मैं हैरान हो गई, क्योंकि पूनम मेरी मम्मी का ही नाम था, और मेरी मम्मी ने ही उस औरत को इस इलाज के लिए बारे में बताया था, और अपनी मम्मी को मैंने बताया था। इस सब का कारण मैं थी। मैं अपने आप को दोषी मान रही थी। मैं अपने जेठ के इलाज के बारे में काफ़ी औरतों को बता चुकी थी, और मुझे अब इस बात का पछतावा हो रहा था। अब मैं कमरे से बाहर निकलना चाहती थी। मैं तुरंत उठकर खड़ी हो गई। मेरे जेठ मुझे देखते ही चौंक गए। वह जिस तरह से उस औरत से लड़ाई झगड़ा और बात कर रहे थे, मुझे देखकर कहने लगे, सलोनी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वह औरत जो उस समय मेरे जेठ से लड़ रही थी, कहने लगी, मुझे मेरा सारा पैसा वापस कर दो। वह मुझे देखकर पहचान गई और कहने लगी, सलोनी यह तुम्हारे जेठ हैं, यह बहुत बड़े धोखेबाज हैं, यह कोई हकीम नहीं हैं,
ये ढोंगी हैं, यह औरतों से काफ़ी सारे पैसे लेते हैं और वह भी इलाज से पहले। मैं तुम्हारी माँ के कहने पर इसके पास आई थी। यह तो एक ढोंगी है। इसके चक्कर में मैंने अपना घर भी बेच दिया। यह सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं? मैं पूरी तरह बर्बाद हो जाऊंगी। मेरे पति ने कहा कि मुझे पूरे पैसे वापस ला कर दो। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? मुझे इस औरत पर तरस आ रहा था। मेरे जेठ सामने खड़े शर्मिंदा हो रहे थे और उससे कह रहे थे कि तुम बाहर किसी से कुछ मत कहना, मैं तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगा। मैंने अपने जेठ से कहा कि तुम इस औरत के तो पैसे लौटा दोगे, लेकिन बाकी औरतों का क्या, जिन औरतों को तुमने लूटा है? तो मेरे जेठ कहने लगे, सलोनी, तुम्हें उन औरतों की फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनमें से कोई भी औरत पैसे वापस लेने नहीं आएगी। मैंने कहा कि आपको पता भी है आप कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं। जब आपको पता है कि आप हकीम नहीं हैं, तो आप लोगों को हकीम बताकर उनका इलाज क्यों कर रहे थे? क्यों इन औरतों को यह कह रहे थे कि मेरे इलाज से तुम लोग गर्भवती हो जाओगी? झूठ बोलना कितना बड़ा पाप है, और पाप इस सबसे पैसे कमा रहे हैं। इस पाप में भागीदार हमें भी बना रहे थे। इस पैसे से पूरे घर को चला रहे थे। यह सारी कमाई तो हराम की थी और हम भी इस कमाई को खा रहे थे। मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि हम एक हराम की कमाई खा रहे थे, लेकिन मेरे जेठ पर मेरी बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। उन्हें अपने किए पर कोई भी पछतावा नहीं था। इसलिए मैंने उनसे ज़्यादा बहस करना ठीक नहीं समझा और उनके कमरे से निकल आई। उनके पास जितने भी पैसे थे उस समय उसने उस औरत को दे दिए और बाकी पैसे बाद में देने के लिए कहा। मैंने सारी बात अपने पति को बता दी। मैंने उनसे कह दिया कि मुझे अब इस घर में और नहीं रहना है और ना ही जेठ की कमाई के हराम के पैसों का खाना खाना है। और जब मेरे पति ने इस बारे में मेरे जेठ से बात की, तो मेरे जेठ ने साफ साफ कह दिया कि अगर तुम्हें यहाँ नहीं रहना है तो तुम इस घर से जा सकते हो। तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी गलत बोलने की ज़रूरत नहीं है और ना ही तुम्हें इस बात का हक है। इतना सुनकर मैं और मेरे पति उस घर से निकल गए। मैं जाकर अपने मायके में रहने लगी। अब हम दोनों वहीं पर रहते थे। मैंने अपने मायके वालों से बोल दिया कि उनकी नौकरी यहाँ लगी है, तो इस वजह से मैं कुछ दिन के लिए यहाँ रहने के लिए आई हूँ। जब तक हमें कोई दूसरा घर नहीं मिल जाता, मैं तब तक यहीं पर रहूँगी। मैंने अपने घर पर ट्यूशन देना शुरू कर दिया। हमारा खाना पीना उसी से चलने लगा और कुछ ही दिन बाद, थोड़ी भाग दौड़ के बाद, मेरे पति को एक अच्छी नौकरी भी मिल गई। वहाँ पर उन्हें अच्छी सैलरी भी मिलने लग गई थी। अब मैंने अपने पति की सारी सैलरी को जोड़ना शुरू कर दिया और ट्यूशन के पैसे से घर चलाती थी। इसी तरह जल्दी ही हमने अपना एक अलग घर ले लिया। मेरे पति मुझे कहते थे कि ये सब तुम्हारी ही मेहनत का नतीजा है जो हम आज इस मुकाम पर हैं। उन्होंने कहा कि अगर तुम मेरा साथ ना देती तो आज हम अपना अलग घर नहीं खरीद पाते। कुछ टाइम बाद मैंने एक अच्छी डॉक्टर से अपना इलाज कराया और मैं 2-3 महीने बाद गर्भवती भी हो गई। मैं अपनी खुशी बांटने ससुराल गई और अपनी सास को मिठाई खिलाई। मेरी सास भी यह बात जानकर बहुत खुश थी। मैंने अपनी सास से कहा कि आप हमारे साथ आकर रहें, लेकिन मेरी सास ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अभी अन्नू की शादी भी नहीं हुई है और मेरे बड़े बेटे की बहू भी नहीं है, वह अकेला कैसे रहेगा। जब इन दोनों की शादी हो जाएगी तब मैं फ्री हो जाऊंगी और तुम्हारे पास आकर रहने लगूंगी और यहाँ भी कभी कभार आ जाया करूँगी। जब मेरा 7वां महीना चल रहा था तो मेरी सास और अन्नू हमारे घर पर कुछ दिन के लिए रहने के लिए आए। मुझे अपनी सास को देखकर बहुत खुशी हुई थी। मेरी सास पहली बार मेरे घर आई थी, पर न जाने क्यों वह बहुत कुछ परेशान सी थी। मैंने उनकी परेशानी जानने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरे बड़े बेटे का कारोबार अब बिल्कुल बंद हो चुका है। घर में खाने पीने के लाने हो गए हैं। यह खबर सुनते ही मैं समझ गई थी कि मेरे जेठ के झूठ का पर्दाफाश हो चुका है। सब लोग जान चुके हैं कि वह कोई हकीम नहीं है और यह जानकर मुझे इस बात की खुशी थी कि अब वह गरीब औरतों से पैसा नहीं लूट पाएंगे। कुछ टाइम बाद मेरी सास मेरे पास आकर रहने लगी, लेकिन मेरे जेठ मेरे घर पर नहीं आए। Received जब मेरे Paytm पति को payment पता of चला कि मेरे 30 जेठ घर बेच रहे rupees. हैं तो मेरे पति उनके पास गए और पूछने लगे कि तुम घर क्यों बेच रहे हो। उन्होंने कहा कि जितनी भी औरतों का इलाज करने के बहाने मैंने पैसे लूटे थे, वह सब लोग मुझसे पैसे मांग रहे हैं और इस वजह से मुझे घर बेचना पड़ रहा है। शायद इस सब को बेचकर भी उनके पैसे पूरे वापस ना हो पाएं। शायद मुझे पुलिस भी पकड़ कर ले जाए। मेरे जेठ रो रहे थे और वह मेरे पति से खुद को बचाने की मिन्नतें कर रहा था। वह अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थे और रो रो कर मेरे पति से कह रहे थे कि मुझे कई औरतें पुलिस की धमकी देकर गई हैं। मैंने लोगों को बहुत लूटा है, बहुत झूठ बोला है। मुझे ऐसा झूठ नहीं बोलना चाहिए था।
मेरे पति यह जानते थे कि मुश्किल में उनके भाई ने उनका काफ़ी साथ दिया है, इसलिए मेरे पति ने अब मेरे जेठ को तसल्ली दी कि तुम चिंता नहीं करो, तुम्हें घर बेचने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे जितने भी पैसे हैं मैं लौटा दूंगा। लेकिन ऐसा होना पॉसिबल नहीं था क्योंकि कर्जा बहुत सारा था, इसलिए घर बेचे बिना कर्ज नहीं उतर सकता था। मेरे जेठ ने घर बेच दिया और काफ़ी लोगों का कर्ज उतार दिया और काफ़ी लोगों से माफ़ी मांगी। मेरे पति मेरे जेठ को अपने घर ले आए। मेरे जेठ अपने किए पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा थे। वह मुझसे भी माफ़ी मांग रहे थे, कह रहे थे कि मैंने तुमसे भी इस मामले में बहुत बहस की और तुमसे यह कहा कि मेरे बीच में बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अपने जेठ से कहा कि आप शर्मिंदा हैं, यही काफ़ी है, लेकिन हमेशा इज्जत की कमाई से कमाया पैसा खाने में सुकून रहता है। इंसान ईमानदारी से खाए चाहे थोड़ा खाए। आज आपकी बदनामी इसी वजह से हो रही है। काश कि आप ये बात गलत कदम ना उठाते तो आपकी बदनामी नहीं होती, आपकी समाज में इज्जत होती। अब मेरी सास मेरे जेठ हमारे पास आकर रहने लगे। धीरे धीरे मेरे पति ने जेठ को अपनी कंपनी में नौकरी दिलवा दी। अब दोनों भाई मिलकर लोगों का कर्ज उतारने लगे और काफ़ी सारी औरतों का कर्ज उतार भी दिया। दोनों भाइयों ने मिलकर अपनी बहन की शादी बड़ी धूमधाम से कर दी। लेकिन मेरी सास को अभी भी एक चिंता खाए जा रही थी कि मेरे बेटे से शादी कौन करेगा। उनकी इस परेशानी को भी मैंने ख़त्म कर दिया। मैंने अपनी माँ की दोस्त की बेटी से उनकी शादी का रिश्ता तय करवा दिया। मेरी माँ की दोस्त भी इस बात से कोई एतराज़ नहीं था क्योंकि मैं अपने ससुराल में खुश थी और मेरी आज तक कोई भी शिकायत मेरे मायके नहीं पहुंची थी। इसलिए उन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता हंसी खुशी मेरे जेठ के साथ तय कर दिया और हम दोनों देवरानी जेठानी बहुत अच्छे से इस घर में रहती हैं, अपनी सास की सेवा करती हैं। बदले में हमारी सास हमें दुआएं देती हैं। हमें अपने घर में बहुत अच्छे से खुश हैं। हमें हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलना चाहिए। बुरे काम का बुरा ही नतीजा होता है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस तरह की कहानी मिलती रहे और घंटी को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको सारी कहानी का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।